नमस्कार दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जॉब, बैच और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की थ्योरी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर जॉब और बैच से तो आपके जनरली थ्योरीज आती हैं और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो मैं आज करा रहा हूँ। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से आपका प्रैक्टिकल आता है और कॉन्ट्रैक्ट के प्रैक्टिकल को समझने के लिए उसकी थ्योरी को समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आपको प्रैक्टिकल में समझ ही नहीं आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वीडियो को देखिएगा आखिर तक और अगर आपको पसंद आए तो मैक्सिमम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडोट्रिक्स। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जॉब और बैच कॉस्टिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। जनरली जो क्वेश्चन है थ्योरी का वो यही आता है, जॉब और बैच कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि ये होता क्या है तो डिफरेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग वर्ड्स। अ स्पेसिफिक कॉस्टिंग मेथड यूज्ड व्हेन द प्रोडक्शन और वर्क इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर। जब कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग कोई काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं जॉब, और जब उस जॉब की हम कॉस्टिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग। और क्योंकि मैं पूरे डिफरेंस के दौरान बहुत सी बातें बोलता रहूंगा तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। फिर हमारे पास है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग इज अ फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जो बैच कॉस्टिंग है वो जॉब कॉस्टिंग का ही एक दूसरा रूप है। अप्लाइड व्हेन द आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैचेस। और जब जो यूनिट्स हैं, जो माल है बनाया जाता है ग्रुप्स के अंदर, बैचेस के अंदर, दैट इज अ ग्रुप ऑफ लाइक यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। और ये जो यूनिट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब कि एक ग्रुप बनाया जाता है, उस एक ग्रुप के अंदर जो सारे यूनिट्स बनेंगे तो वो सारे के सारे एक जैसे बनेंगे। तो जब यूनिट्स को जब प्रोडक्शन करा जाता है ग्रुप वाइज, जैसे मान लो 5000 आइटम एक साथ बन जाएंगे, 1 टन जो कोई भी लिक्विड है या कोई भी क्रीम है वो एक साथ बन जाएगा, तो वो सारा का सारा एक जैसा होगा और उससे बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब के ऊपर सेम बैच नंबर होगा। अब मान लीजिए कोई क्रीम किसी ने यूज की और उसका चेहरा खराब हो गया, जो कि एक बहुत नामी गिरामी कंपनी के साथ हुआ भी था, तो उस लेडी ने केस कर दिया। अब कंपनी कैसे पहचाने कि ये जो क्रीम खराब निकली है तो ये मार्केट के अंदर कितना माल खराब है। तो सिंपली उस क्रीम के ऊपर बैच नंबर देख लेते हैं। बैच नंबर क्या है, उस पर्टिकुलर एक कंटेनर में जितनी वो सारी क्रीम बनी होगी उन सब के ऊपर वो एक ही बैच नंबर होगा। तो उस एक बैच नंबर वाली जितनी भी क्रीम है मार्केट के अंदर, कंपनी ने वो सारी की सारी उठा ली थी और उसको एक ही दिन में 10 लाख रुपए का लॉस हुआ था। तो इस तरीके से बैच के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करा जाता है और जब एक बैच की हम कॉस्टिंग करते हैं तो उसको कहते हैं बैच कॉस्टिंग। प्रोडक्शन, अब भाई प्रोडक्शन कैसे करा जाता है, जैसे कि मैंने बोला एज पर कंज्यूमर्स स्पेसिफिकेशन। जैसा कंज्यूमर कहता है, जैसा कस्टमर कहता है कि भाई ये माल जो है वो ऐसे बनाना है, इसका साइज ऐसा होना चाहिए, इसकी कटिंग ऐसी होनी चाहिए, इसका शेप ऐसा होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम किया जाता है। बैच कॉस्टिंग के अंदर बोले तो प्रोडक्शन होता है मास प्रोडक्शन में। एक यूनिट नहीं बनता है, बहुत सारी यूनिट्स बनती हैं, लेकिन वो बनती सब एक साथ ही है और उन सबके स्पेसिफिकेशंस सबके उस एक बैच के जैसे ही होते हैं। कॉस्ट यूनिट, भाई कॉस्ट यूनिट हम किसे बोलते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं एग्जीक्यूटेड जॉब को, मतलब जो एक काम करा, जो एक जॉब करा। मान लो एक बैट बनाया, एक प्लेयर के लिए एक बैट बनाया स्पेसिफिक। अब इस बैट को हम बोलेंगे जॉब और इसी को हम बोलेंगे कॉस्ट यूनिट। लेकिन बैच कॉस्टिंग के अंदर हम उसे पूरे बैच को बोलते हैं कॉस्ट यूनिट, यानी कॉस्टिंग जिसके लिए करी जाएगी तो वो पूरा का पूरा एक बैच होगा। कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है तो किसकी की जाती है, ऑन द कंप्लीशन ऑफ ईच जॉब। जैसे ही कोई एक जॉब कंप्लीट हो जाएगी, मान लो कोई एक ड्रेस बनी स्पेशल सुपरमैन के लिए, तो जैसे ही वो एक ड्रेस पूरी बन जाएगी
तो उसको एक को बोलेंगे हम जॉब और फिर तभी उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन की जाएगी। असरटेनमेंट फॉर द होल बैच एंड देन पर यूनिट कॉस्ट इज डिटरमाइंड। लेकिन बैच में क्या होता है, बैच में हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं पूरे बैच की। मान लो उस एक बैच के अंदर 1000 यूनिट बने, तो जो कॉस्टिंग करी जाएगी तो वो पूरे बैच की जाएगी एक साथ। लेकिन फिर अब हमें पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो जितनी भी कॉस्टिंग आई पूरे बैच की उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगी एक यूनिट का कॉस्ट कितना है। प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एज ईच जॉब इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर जॉब्स। एक जॉब दूसरे जॉब से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब जो सचिन का बैट है वो विनोद कांबली के बैट से बिल्कुल अलग होगा, जो धोनी का बैट है वो विराट कोहली के बैट से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि एक जॉब एक कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली बनाई जाती है। इंडिविजुअल आइडेंटिटी एज दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन कॉन्टिनेंट। जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर रहता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है बैच की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट जैसा होगा उस बैच के अंदर, तो बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट भी उस बैच में वैसे के वैसे ही होंगे। सुटेबल जॉब कॉस्टिंग कौन से प्रोडक्ट्स के लिए या कौन सी फील्ड के लिए या किस तरह के बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही है। जैसे डेकोरेशन करानी है या इंटीरियर डिजाइनिंग करानी है या फिर फर्नीचर बनवाना है या प्रेस प्रिंटिंग करानी है, तो देखिए इन चीजों के अंदर बिल्कुल आइटम वैसे ही बनती है जैसा कंज्यूमर स्पेशली चाहता है। अब बैच कॉस्टिंग किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए ठीक है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी, वो गुड्स जो डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं और जिनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कम होती है, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गए, पैकेज्ड फूड हो गया, बेवरेजेस, मेडिसिन्स आदि। ये सारी की सारी चीजें एक साथ बनाई जाती हैं बल्क में और फिर उनको सेम बैच नंबर डालकर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब जॉब कॉस्टिंग पर मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, तो मैं अब जॉब कॉस्टिंग पर यहाँ थोड़ा सा कम बताऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को थोड़ा सा ज्यादा इलैबोरेट करूंगा। मीनिंग, जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जॉब कॉस्टिंग। देखिए, बैच कॉस्टिंग भी जॉब कॉस्टिंग का एक रूप था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी जॉब कॉस्टिंग का ही एक स्पेशल रूप है। Where work is done according to special requirements of consumer। यहाँ पर भी वही बात है कि जो कस्टमर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग बहुत स्पेशली यहाँ पर प्रोडक्ट बनाया जाता है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है, इन अ लोकेशन स्पेसिफाइड बाय कस्टमर। उस जगह पर ये बनाया जाता है प्रोडक्ट जहां पर कस्टमर चाहता है, जो लोकेशन कस्टमर बताए। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको आपने अपनी फैक्ट्री में बना लिया और बनाकर और फिर जो कस्टमर है उसको आप डिलीवर कर दें। यहाँ पर ऐसा नहीं होता और आगे चलेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। एरिया ऑफ वर्क जनरली कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर सिंगल और अ फ्यू प्रोडक्ट्स। जॉब कॉस्टिंग में एक प्रोडक्ट की, जैसे मैंने बोला कि एक जॉब की या फिर एक से ज्यादा जॉब की हम यहाँ पर कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है? इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट स्केल प्रोजेक्ट। देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है, कोई पुल बनाना है, अब कोई ब्रिज बनाना है तो वो एक बार में तो पूरा बन नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है तो वो उसके हिस्से कर करके जितना जितना बन जाता है उतने उतने की कॉस्ट कैलकुलेट होती है। कई बार ये भी होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे पूरा ब्रिज बनाना है, तो उसको हम कई कॉन्ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उनकी अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट होती है और फिर उसके आधार पर उस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेशन डिफरेंट है जॉब कॉस्टिंग से। टाइम पीरियड कंप्लीटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जॉब कॉस्टिंग में मैंने आपको बताया किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। अब वो प्रोडक्ट आपको बनाने हैं वो तो बहुत थोड़े टाइम के अंदर बन जाते हैं, कुछ दिन में ही बन जाएंगे या कुछ घंटों में बन जाएंगे।
लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है भाई, इसके अंदर तो बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है, कंडक्टेड विद इन एक्सटेंडेड टाइम पीरियड। जैसे मैंने बोला, कहीं पर कोई बिल्डिंग बनानी है, कहीं पर कोई ब्रिज बनाना है, कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस सेटअप करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इसके अंदर भाई बहुत टाइम लगता है और इसमें एक बार में काम पूरा होता भी नहीं है। प्लेस ऑफ वर्क विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कंपनी इन अ जॉब। जो भी जॉब वर्कर कंपनी है वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है तो अपनी प्रेमिसेस के अंदर ही बनाती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो तो वहीं पर बनाएगी जहां पर उसका कस्टमर बनाने के लिए बोलेगा। ये तो होगा नहीं अपनी फैक्ट्री के अंदर पुल बना लिया और जाकर लोकेशन पे चिपका दिया। टेक्स प्लेस इन कंस्ट्रक्शन साइट सिलेक्टेड बाय द कस्टमर। जहां पर कस्टमर चाहेगा वहां पर ये बनेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट when a job is done and finished, goods are sold, the entire profit will be transferred to P&L account। माल बनाया अपनी फैक्ट्री में और उसको बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया कस्टमर को, और उससे जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, लेकिन यहां पर डिफरेंट है। कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आर प्रोवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू द डिग्री ऑफ कंप्लीशन and the resulting profit is transferred to P&L account। जैसा कि मैंने बताया, ये जो प्रोजेक्ट होता है ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बड़े बड़े होते हैं। कहीं पर रोड बनाना है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो पार्टली वो कंप्लीट होता जाएगा, पार्टली उसकी कैलकुलेशन होती जाएगी, पार्टली वो वर्क सर्टिफाई होते चला जाएगा, इंजीनियर से सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर पार्टली उसकी पेमेंट होगी। तो पूरा काम एक बार में ऐसे नहीं हो सकता कि जब पूरा रोड बन जाएगा फिर उसके बाद सब चीजें रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, पेमेंट आएगी और उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो काम है वो सर्टिफाई होता है इंजीनियर के द्वारा और धीरे धीरे उसकी पेमेंट आती है और फिर धीरे धीरे पार्टली पेमेंट के आधार पर और पार्टली वर्क सर्टिफाइड के आधार पर ही जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मेट क्या होता है। दोस्तों ये एक आसान फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन इसका जो प्रैक्टिकल है ये एक आसान प्रैक्टिकल है अगर आप इसके फॉर्मेट के बेसिक को समझ जाए। मैं जब अपने एक्सपीरियंस से देखता हूँ तो पाता हूँ कि बच्चे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के क्वेश्चन को बहुत टफ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये और बाकी कई टॉपिक्स के कंपैरिजन में बहुत ही इजी टॉपिक है अगर आप इसके फॉर्मेट को समझ जाएं कि इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए समझाता हूँ आपको। ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर बना हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरह से लिखिए, इन द बुक्स ऑफ, ये नाम आता है उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, यानी जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो ये बनाता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस के तरीके से ही बनता है। देखिए P&L में भी आपके पास डेबिट और क्रेडिट होता है। फिर P&L में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप सारे खर्चे रखते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी हम सारे खर्चे ही करेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं सेल और अदर इनकम्स। फिर हम इसमें से ये सारे खर्चे माइनस करके बता देते हैं कि ये प्रॉफिट आया। तो इसी तरह से ही यहाँ पर भी होगा। ये सब मान लीजिए ये आपका सेल रेवेन्यू अमाउंट होगा और इसमें से आप जब ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, उसे हम अभी से समझ लेते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ आप डालेंगे सारे एक्सपेंसेस। जैसे कि ये हो गया आपका मटेरियल के कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर, यानी जहाँ पर काम चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट की साइट पर मटेरियल कितना लगा। फिर आपका प्लांट है कि आपको प्लांट कितना मिला, कितना इस्तेमाल करा। देखिए प्लांट आप स्पेसिफिकली ख़रीद भी सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लांट है वो आपने कुछ इस्तेमाल कर लिया और फिर बाद में आप ले गए, या जैसे भी आपने हायर भी किया है प्लांट। तो प्लांट तो कई बार बच ही जाता है और मटेरियल भी कई बार बच जाता है। फिर आपके पास ये है लेबर वेजेस, फिर दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फिर अदर एक्सपेंसेस हैं, यानी जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप वो यहाँ पर लिख लीजिए। इस तरह से हम P&L के अकाउंट में भी करते हैं।
फिर आपको अगर याद हो कि P&L में हम क्या करते हैं कि अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो उसे हम उसके रेलिवेंट एक्सपेंस के अंदर जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेबर या वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया तो उसको हम इस वेजेस में ही जोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस हुआ तो उसको हम उसके रेलिवेंट एक्सपेंस से माइनस कर देते हैं। तो बस आउटस्टैंडिंग है तो जोड़ दीजिए और अगर प्रीपेड है तो उसको अपने वाले एक्सपेंस में से लेस कर दीजिए। तो देखिए आपके एक्सपेंसेस वाले अमाउंट सारे यहाँ पूरे हो गए। अब इस साइड में आइए, देखिए P&L में जो हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर सेल आता है तो ये समझ लीजिए वो ये सेल का अमाउंट ही है। अब ये तो आप जान ही चुके हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक बार में पूरा नहीं होता और उसके जो पैसे हैं वो एक बार में पूरे नहीं मिलते, टुकड़ों टुकड़ों में मिलते हैं। टेक्निकली बोलूँ तो जैसे जो भी कोई एक ब्रिज सपोज बन रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट जब बन जाएगा फिर वो वेरीफाई किया जाएगा, वो सर्टिफाई किया जाएगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसके इंजीनियर के द्वारा, क्योंकि पेमेंट तो वही देगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो उसका जो इंजीनियर होगा या सुपरवाइज़र होगा तो वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई इतना काम हो गया है पूरा और उसमें से इतना काम ठीक है, अप टू द मार्क है। तो वो जितने काम को ओके कर देगा उतना काम हम बोलेंगे कि वर्क सर्टिफाई हो गया और उसके पैसे इतने बन जाएंगे। और जो हमारी तरफ से तो पूरा हो चुका है लेकिन वो सर्टिफाई नहीं किया इंजीनियर ने तो उसको हम बोलेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। और ये वो पैसा है जिसको आप सेल की तरह यहाँ पर मान सकते हैं इसको समझने के लिए, क्योंकि जितना देखिए सर्टिफाई हो जाएगा उतना पैसा हमको फिर बाद में मिल ही जाना है। फिर उसके बाद बस दो इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, बाकी इस अकाउंट ये ख़त्म हो चुका है। पहला देखिए मटेरियल जो साइट पर डाला गया तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारा का सारा ही उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लग जाएगा। हो सकता है कि कुछ मटेरियल रिटर्न हो जाए, वापस हो जाए, हो सकता है कुछ मटेरियल चोरी हो जाए तो वो लॉस्ट हो जाएगा, कुछ मटेरियल साइट पर बचा रह सकता है या फिर जिसको बोलते हैं हाथ में बचा रह सकता है। तो जो रह गया तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसको आप ये भी कर सकते हैं, कई जगह बुक्स में ऐसे भी करते हैं कि इस वाले अमाउंट को यहाँ पर मटेरियल में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए बात एक ही है, आप इस वाले अमाउंट्स को यहाँ मटेरियल में से माइनस कीजिए या फिर इस साइड में रख दीजिए क्रेडिट साइड में। बात एक ही है, जो आप करते आ रहे हैं अभी तक तो वैसे आप कर सकते हैं। फिर दूसरा हिस्सा आता है मेन प्लांट का। तो ये जो है मटेरियल, इसका सीधा सीधा संबंध है इस वाले मटेरियल से। फिर दूसरा आता है जी हमारा प्लांट का हिस्सा। अब ये जो प्लांट है देखिए इस प्लांट के साथ भी कुछ इसी प्रकार होगा। जो मशीनें आपने इस्तेमाल करी, जैसे आप देखते हैं मेट्रो बनाने में बहुत सारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो क्या वो वहीं पर ही पूरी इस्तेमाल हो जाती है? नहीं, वो वापस भी चली जाती है। तो आपको उतना ही इसमें से लेना है जितना यूज़ हो गया। तो देखिए उसका तरीका क्या है, इसको हम बोलते हैं प्लांट एट साइट, मतलब उस पर्टिकुलर साइट पर वो प्लांट, वो मशीन कितनी इस्तेमाल हुई है वो हमें निकालना है। तो उसका तरीका ये है, इसे आप वर्किंग नोट से करके भी ला सकते हैं और फिर यहाँ पर लिख दीजिए, और आपको दिखाने के लिए मैंने इसको यहीं पर ही रख दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही जगह आपका सारा काम हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांट। ये कॉस्ट ऑफ प्लांट वही होगा जो ये आपका प्लांट का अमाउंट है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्लांट, फिर आप इसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, जितना वो यूज़ हो गई। वो क्वेश्चन में आपको आराम से बता देगा कि कितना मशीन यहाँ पर यूज़ हुई है या उसका डेप्रिसिएशन का रेट क्या है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। और माइनस कीजिए प्लांट लॉस्ट, अगर कोई मशीनरी खो गई है प्लांट की साइड से तो वो, और या फिर रिटर्न्ड, अगर जितने की प्लांट जो है वो वापस हो गई है, जितने की मशीनरी वापस हो गई है प्लांट साइड से। तो देखिए ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको बस इन्हें इनकी सही जगह पर रखना है। तो आप जब कॉस्ट ऑफ प्लांट में से ये दोनों आइटम माइनस कर देंगे तब आपको मिल जाएगा प्लांट एट साइट। तो कुल मिला के यहाँ पर आपकी बस तीन ही चीज़ें आती हैं, एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरा आपका मटेरियल एट साइट, और तीसरा आपका प्लांट एट साइट।
और यहाँ पर आपके खर्चे आते हैं। तो बस इतना सा ही है आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब जब आप इन सारे अमाउंट में से ये वाले सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, फिर आपको मिल जाता है प्रॉफिट सीडी। अब ये तो जैसे P&L में तो हम बोल देते हैं कि ये हो गया हमारा क्या, नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रॉफिट कैरेट डाउन बोलते हैं, थोड़ा सा चेंज है। अब ये जो प्रॉफिट है ये यहाँ पर अगली बार इसके आगे से ये अगले स्टेप में कहना चाहिए, यहाँ से अगले स्टेप में यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और बन जाएगा बाय प्रॉफिट बाय BD, यानी कि बोरो डाउन। अब ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा तो हुआ नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है तो ये जो बैलेंस बच रहा है, इसको बैलेंस आप CD भी कह सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस BD भी कह सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट का बैलेंस बच रहा है दोस्तों, ये हम पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं मान सकते क्योंकि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। तो क्या करना होगा, इसमें से कुछ हिस्सा तो हम प्रॉफिट में ले लेंगे, देखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कुछ हिस्सा वर्क इन प्रोग्रेस या रिजर्व में हम रख देंगे। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये दो हिस्सों में बटेगा। इस तरीके से हम यहाँ ले आए, इसी को हम यहाँ पर ले आए और अब ये दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसको हम इस अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये दूसरा हिस्सा होगा रिजर्व या वर्क इन प्रोग्रेस का, और इसको अभी हम अपने पास रखेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने आगे बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर अगला सवाल ये आता है कि ये जो प्रॉफिट BD है, अब इसमें से कितना पैसा, कितना अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और कितना हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास ना नियम होते हैं, वो नियम हमको देखने होंगे। तो आइए देखते हैं कि वो नियम क्या है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ऑल्दो देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स रिगार्डिंग दिस। वैसे तो देखिए ये कितना ट्रांसफ़र करना चाहिए, इसके लिए ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स अवेलेबल नहीं है कि भाई सबको यही मानने हैं, लेकिन फिर भी अ सेट ऑफ रूल आर देयर, कुछ रूल्स है जनरली यही फॉलो किए जाते हैं। तो वो क्या है, देखिए ये पहले तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि ये प्रॉफिट है, यानी कि कितना जाएगा प्रॉफिट के लिए, P&L के लिए। तो जितना भी आपके पास प्रॉफिट BD है, प्रॉफिट का बोरोड डाउन वाला अमाउंट है, उसको आप कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड की रेशो में बांट दीजिए। ये दोनों अमाउंट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिए रहेंगे, कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड। फिर आपने इनटू में करना है प्रॉफिट शेयर। ये जो प्रॉफिट शेयर है, अब यहीं पर ही आपको रूल देखना है। ये इतना तो आपका फिक्स है ब्लू कलर का, ये जो ग्रीन कलर का है, अब इसके लिए आपको रूल देखना है कि ये प्रॉफिट शेयर कितना बनेगा, और वो रूल क्या कहता है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप ये और सुन लीजिए कि जो एक हिस्सा तो ये प्रॉफिट में चला जाएगा और एक हिस्सा जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, रेस्ट ऑफ अमाउंट यानी कि बचा हुआ अमाउंट। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इससे फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको हम प्रॉफिट में डाल देंगे, और जो बाकी बचा हुआ होगा रेस्ट ऑफ अमाउंट वो हम वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देंगे। तो अब देखते हैं प्रॉफिट शेयर के लिए क्या नियम है। ये रहा आपका प्रॉफिट शेयर का नियम। देखिए ज़ीरो मतलब कुछ भी आप प्रॉफिट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसमें प्रॉफिट में P&L अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारा का सारा रिजर्व में चला जाएगा यदि इफ़ वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट का है, उसका आप 25% कीजिए और देखिए कि वो वर्क सर्टिफाइड से कम है या ज़्यादा है। अगर वर्क सर्टिफाइड आपको दिया होगा, आपने यहाँ भी इस्तेमाल किया है, वर्क सर्टिफाइड अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम है तो फिर कुछ भी आप P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, सारा का सारा रिजर्व में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मानते हैं कि ये बहुत ही कम पार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफाई हुआ है। तो अभी आगे तो और बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए बाकी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना अमाउंट को जल्दबाजी रहेगी। आप 1/3 हो जाएगा। ये जो प्रॉफिट शेयर है दोस्तों, ये 1/3 लेंगे आप यदि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का
जो वर्क सर्टिफाइड है वो 25 से 50% के बीच आता है। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड से परसेंटेज निकालिए और देखिए क्या वो 25 से 50% के बीच में आता है। अगर ऐसा है तो ये जो प्रॉफिट शेयर है यहाँ पर आप लिखेंगे 1/3 ये, और इसी प्रकार आप इस प्रॉफिट शेयर की जगह पर लिखेंगे 2/3 अगर आपका वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस से 50% से ज़्यादा है तो ये वो नियम थे जिससे आप प्रॉफिट का डिवीज़न बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी थ्योरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए। तो जितना मेरे से सिंपली पॉसिबल हो पाया मैंने किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे नंबर लेके पास हो सके। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।